Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. And here in this video, we are continuing with our class with regard to PW Only IAS उड़ान Current Affair Magazine of Economics. हम लोग उड़ान Current Affair मैगजीन का टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएंगे. एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के अंडर हम लोग ये टॉपिक कवर कर रहे थे, जिसमें हम लिविंग वेज सिस्टम, नव चेतना, इनहेरिटेंस टैक्स का कंसेप्ट, फर्दर कंजम्पशन इनइक्वालिटी इन रूरल एरियाज एंड वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू को कवर कर चुके हैं. मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इको पढ़ते हैं, देखिए इतने सारे डेटा फैक्ट फिगर समटाइम करंट अफेयर में जो वो सारी चीजें रिक्वायर्ड, बट डेटा के पीछे जो टॉपिक है, व्हाई दैट टॉपिक, जो भी टॉपिक है, वो टॉपिक जो है वो टॉपिक क्या है, उसके पीछे के स्टैटिक फैक्ट क्या है, उसके पीछे के जो स्टैटिक फैक्ट है और वो जो कंसेप्ट है. जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा था गिनी कोफिशिएंट के बारे में. अब ये डेटा कितना कितना है, कितने से कितना बड़ा, ये प्रॉब्लम्स में आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंस कर्व के रिगार्डिंग क्वेश्चन या कोई पर्टिकुलर इंडेक्स या रिपोर्ट है वो रिलीज कौन करता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है. ना आप लोगों को अच्छे से पता है, अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं या आप मॉक दे रहे हैं, कि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. राइट, इसमें कोई दो राय नहीं, क्वेश्चन इसी तरीके के एग्जाम में आते हैं. अगर आप इको के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, जो कि आप लोगों को करने मस्ट है बिफोर गोइंग टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो है सारे सब्जेक्ट के अपने पीवाईक्यू सॉल्व करके जाए. राइट, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा टॉपिक पे आप लोगों का टॉपिक जो है वो कवर करवाऊं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो यहाँ आज का हमारा पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. देखिए ये कोई रीसेंट योजना नहीं है कि अभी अभी आईएएस न्यूज में है. ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट हुआ करती थी ना, वो 10 लाख हुआ करती थी, जो कि अब 2024 के बजट में बढ़ा के उसको 20 लाख कर दिया. राइट, इसको लिमिट को बढ़ा के 10 लाख से 20 लाख कर दिया. तो अभी हमारे न्यूज मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि ये योजना है क्या, किस रिगार्डिंग है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है. राइट, लिमिट बढ़ा दी है, ये याद रखना है. तो देख लेते हैं कि नीति आयोग इन केपीएमजी ने पब्लिश करी है एक रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या और किस बारे में है, ये चीजें हम देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आप बात करते हो लोन प्रोवाइड करने की. राइट, लोन प्रोवाइड करने की टू द अनप्रोवाइडेड, जिन लोगों तक लोन नहीं पहुंच पा रहा है. राइट, जिन लोगों तक लोन नहीं पहुंच पा रहा है, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए आप कोशिश करते हो कि उन तक लोन का अमाउंट पहुंचे, उन तक कुछ फंड पहुंचे, जिससे कि हम लोग जो है स्टार्टअप को प्रमोट कर पाए. आइडियाज है, लोगों के पास प्लान्स है काम करने के लिए, पास आइडिया है बट फंड नहीं है. लैक ऑफ फंड की वजह से कई बार ग्रेट आइडियाज जो है वो जाते हैं. तो ये स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए आप कोशिश करते हो कि उन तक फंड और क्रेडिट अवेलेबिलिटी आसानी से पहुंच पाए, ताकि वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर पाए. तो यहाँ पे जो लोन के अमाउंट है उसे 3 पार्ट में बांटा जाता था. दैट इज शिशु, किशोर एंड तरुण. बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए, शिशु, किशोर एंड तरुण. SKT ये हमारा जो है सीक्वेंस है, शिशु, किशोर एंड तरुण. शिशु अगर के लिए आप अप्लाई करते हो मुद्रा योजना के अंडर, तो आपको 50,000 तक का लोन मिल जाएगा. यू कैन टेक द लोन अप टू 50,000. एंड अगर आपको ज्यादा फंडिंग की जरूरत है, आप किशोर के लिए अप्लाई करते हो तो 50,000 से 5 लाख तक का. एंड अगर आप तरुण के लिए अप्लाई करते हो तो देखिए पहले ये लिमिट 5 लाख से 10 लाख तक थी, बट अभी वही मैंने बोला 2024 बजट में इसको बढ़ा के 5 से 20 लाख कर दिया गया है. इसको इंक्रीज कर दिया गया है 10 से 20 लाख इन बजट 2024 में, और उसको आगे कैटेगराइज किया गया है तरुण प्लस. राइट, तरुण प्लस, उसको एक्सटेंड कर दी गई है लिमिट को. तो एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि कितने टाइप्स के लोन प्रोवाइड करने की बात की जाती है अंडर पीएम मुद्रा. तो शिशु, किशोर एंड तरुण की बात की जाती है. शिशु में अप टू 50 से 5 लाख एंड 5 लाख से 20 लाख तक जो अब लिमिट कर दी गई है. दैट्स वाई आप करंट अफेयर में टॉपिक देख रहे हो, क्योंकि ये योजना इस साल की तो लास्ट ईयर की योजना नहीं है जो करंट अफेयर में आएगी. तो कब आई थी ये आई थी 2015 के यूनियन बजट में. ये योजना जो है वो कब आई थी, 2015 के यूनियन बजट में आई थी, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. देखिए सम टाइम कुछ योजनाओं को लेके क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, वो आपको सेंट्रल सेक्टर की जगह लिख देगा कि पीएम मुद्रा जो योजना है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है. तो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है. अब क्वेश्चन आता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एंड सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है. तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जो फुल्ली फंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. राइट,
फुल्ली फंड मतलब जो भी पैसा इसमें लगेगा, जो भी पैसा यहाँ पे आपका जाएगा, वो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर विल टेक केयर ऑफ दैट। बट जब मैं किसी स्कीम को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड बोलती हूँ ना कि ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, इट मीन्स उसमें स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। वो वेरी करता है, 50-50 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 90 हो सकता है। बट ये ध्यान रखना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंट्रल स्टेट दोनों होती है, लेकिन जब हम किसी को सेंट्रल सेक्टर कह रहे हैं तो वहां पे कंप्लीटली फुल्ली फंड किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अभी तक किसी को ये क्लियर नहीं था, तो आप माइंड में रखेंगे, इस पॉइंट से भी आपको एग्जाम में वो कंफ्यूज कर देता है, राइट, इस पॉइंट से भी कंफ्यूज करता है। अब यहाँ पे आप अफोर्डेबल, मैंने बोला क्रेडिट प्रोवाइड करना है टू द अनडिजर्व, जिनके पास क्रेडिट नहीं पहुंच पा रहा है, जिसमें स्पेसिफिकली आप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम की बात करते हो, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, राइट। अब लोन आप किसके थ्रू प्रोवाइड कराओगे, मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के थ्रू। अब एक पॉइंट में वो आपको और कंफ्यूज कर सकता है कि जब आप पीएम मुद्रा स्कीम के अंडर देते हो तो आप सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक बैंक के थ्रू देते हो, या फिर सिर्फ मतलब सिर्फ सरकारी बैंक हो, किसी को अंडर पीएम को सिर्फ पब्लिक बैंक में अप्लाई करना होगा। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, अगर ये स्टेटमेंट आ जाए ओनली पब्लिक बैंक या ओनली प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक, तो ये चीज भी गलत हो जाएगी। यहाँ पे आप किस किस मतलब ये क्या क्या इंक्लूड करता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गई, एनबीएफसी हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए। अब क्वेश्चन आता है ये सब होते क्या है। देखिए यहाँ पे मैं डिटेल में इन पे बात नहीं करूंगी, अदरवाइज ये प्रॉपर एक बैंकिंग की क्लास हो जाएगी। जब स्टैटिक हम लोग इसको करेंगे, इफ यू वांट कि मैं स्टैटिक पार्ट आपको कवर कराऊं, तो ये सब मैं वहां पे आपको समझा दूंगी कि ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। अभी आप, आई होप आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मैं इस पे जाऊंगी तो हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाएगा, समझाने में इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अभी के लिए आप ये जानिए कि प्राइस ओनली प्राइवेट एंड पब्लिक नहीं है, इन सब के थ्रू आपको लोन डिस्पर्स किया जाता है। अगर इस तरीके की स्टेटमेंट आए तो याद रखना, स्टेटमेंट को पढ़ो, उसे क्वेश्चन करो और अपने आप को रिकॉल भी करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ये इंक्लूड होते हैं, ताकि आपको चीजें पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए, राइट। इसके अंडर जो लोन जो है वो बैक किए जाते हैं बाय क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, जिसको 2015 में स्टैब्लिश किया था, जो ये बात करता है कि बिल्कुल आप जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हो, आपको बिल्कुल सिक्योर लोन प्रोवाइड किए जाएंगे विदाउट एनी कोलेटरल। कोलेटरल होता है जब लोन के बदले में आपको कोई चीज गिरवी रखनी होती है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको आसानी मतलब इजीली आपको लोन दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपकी बेसिक नीड्स के लिए, वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, वर्किंग कैपिटल नीड्स क्या होती है, अच्छा ये चीज ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल से लास्ट क्वेश्चन, फिक्स कैपिटल वर्किंग है, तो आपको पता होना चाहिए अपनी डेली नीड्स के बेसिक एक्सपेंस चाहिए होते हैं। ये एक्सपेंस जनरली जो होते हैं वो लेस अमाउंट के होते हैं। डेली नीड्स के लिए आपको चाहिए, जैसे डेली ट्रांसपोर्ट जाना है, मेरा रॉ मटेरियल आना है, मेरा फिनिश गुड कहीं और जाना है, स्टेशनरी का खर्चा है, चाय पानी पिलानी है, वर्कर डेली खर्चा देते हो। तो इस तरीके की जो डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, वो सारे वर्किंग कैपिटल में जाते हैं, राइट। तो ये चीज है। अब फाइंडिंग्स याद देखिए, कुछ फैक्ट्स है, डेटा है, अगेन सारी डेटा में से क्वेश्चन नहीं आता है, बट जो चीज लिखी गई है हम एक बार देख लेंगे कि ये स्कीम जो है वो क्रेडिट इसने प्रोवाइड करा है नियरली 35 करोड़ माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस को, अमाउंटिंग टू अप्रोक्सीमेटली 18.39 लाख करोड़ का इसने लोन दिया है। लोन साइज जो है वो 18.39 लाख करोड़ है। वुमेन इन, ऐसा देखिए अब यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी लोन दिया गया, दैट वाज 71.4%। जितना टोटल लोन दिया गया है 2022 की अगर मैं बात करूं तो उसमें 71.4% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी लोन दिया गया है। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ लोन जो 2021 में दिया गया था वो शिशु कैटेगरी में था। 3 कैटेगरी बताइए आपको, शिशु, किशोर एंड तरुण। तो शिशु हो गया लेस देन 50,000। तो जितना टोटल लोन गया है ना अंडर दिस स्कीम, उसमें से 80% जो था वो शिशु कैटेगरी का था, 18.7% किशोर कैटेगरी में लोन गया है। ये स्कीम जो है, दिस स्कीम हैज सीन 12% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन लोन अकाउंट, मतलब हर साल 12% लोग, अब मान लो इस साल 100 लोगों ने अगर लोन के लिए अप्लाई करा था, तो अगली साल ये देखा गया कि 112% लोगों ने लोन के लिए अप्लाई करा। तो एवरी ईयर इसमें 12% से लोग जो है वो बढ़ रहे हैं, राइट। शिशु लोन्स आर मेनली अवेल्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ऐसे लोग जो मार्जिनलाइज्ड वल्नरेबल सेक्शन है, लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, राइट, इन लोगों ने ज्यादातर शिशु लोन के लिए अप्लाई करा है। शिशु लेस देन
50,000, बार बार रिकॉल करा रही हूँ मैं. एंड द नंबर ऑफ अकाउंट्स एंड अमाउंट सैंक्शन फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन इज नॉट ओनली द लोएस्ट बट इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट रीजन से कम हमें लोन अप्लाई देखने को मिल रहा है अगर हम पूरा स्टेट वाइज डिवीजन करें, और वो देखने को मिल रहा है कि वो कम भी हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम. ईयर ऑन ईयर वो अमाउंट जो है लोन अप्लाई करने का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से वो कम भी हो रहा है. क्लियर? सो दिस वाज अबाउट पीएम मुद्रा स्कीम. मेन बातें क्यों इस बार न्यूज में थी. अमाउंट बढ़ा दिया गया है. शिशु किशोर तरुण तरुण प्लस मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख तक हो गया है. सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्लाइन हुआ है. वुमेन की परसेंटेज जो है वो अच्छी खासी ज्यादा है. ईयरली 12% से हमें टोटल इसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है नंबर ऑफ एप्लीकेंट में. सो दीज आर सर्टेन थिंग जो आप इसमें माइंड में रखेंगे. डन. अगला टॉपिक देखते हैं, वेस्टिंग एनी टाइम. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. कंजम्पशन मैंने बताया था, वो चीज जो आप खर्च कर रहे हो. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लेके यहाँ सर्वे किया गया. तो एनएसओ ने ये सर्वे करा है, जो फॉर्मरली एनएसएसओ बोली जाती थी. अब ध्यान से आप चीज देखेंगे यहाँ पे. पहले ना यहाँ पे आपकी ना दो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, जिनको मिला के अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है. मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताती हूँ, फिर इस पे डायरेक्टली आऊंगी कि फाइंडिंग्स वगैरह. इसमें फैक्ट्स ज्यादा है और फैक्ट्स से इतना डायरेक्ट क्वेश्चन बनता नहीं है, तो आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेंगे. देखिए, हमारे पास पहले दो ऑर्गेनाइजेशन, एसओ राइट, एंड एक थी सीएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. नेशनल सैंपल सर्वे office, sorry, National Sample Survey Office, and then we have CSO, right? Then we have CSO, Central Statistical Office. ये दो ऑर्गेनाइजेशन थी. अब गवर्नमेंट ने क्या करा, 2019 में गवर्नमेंट ने इन दोनों को मर्ज कर दिया. गवर्नमेंट ने इन दोनों को मर्ज कर दिया और यहाँ पे इनको मर्ज करके बोला, ये देखिए 1950 में सेटअप थी, राइट. इसका यहाँ पे जो काम था बेसिकली, यहाँ पे आपका काम था कि आप स्टैटिस्टिकल रिलेटेड चीजों का सर्वे कर रहे हैं. यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, डेटा कलेक्ट कर रहे थे. एक तरीके से डेटा कलेक्ट करा जा रहा था, राइट. अब सीएसओ की बात करें, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो था, ये रिस्पॉन्सिबल था फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, कि आप कोऑर्डिनेट करके चलोगे स्टैटिस्टिकल सर्विसेज को, जितनी भी स्टैटिस्टिकल सर्विसेज इंडिया में होंगी, राइट. अब डिटेल में तो नहीं जाना है, क्योंकि अब तो डायरेक्टली इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर रही है कि इसमें कौन कौन लोग हुआ करते थे, वो हमें नहीं देखना है. मेजर ये चीज थी. अब यहाँ पे क्या हो गया, इनको मर्ज करके 2019 में अगर हम देखें तो 2019 में इसको मर्ज करके कर दिया एनएसओ. क्लियर? क्लियर. 2019 में इसको मर्ज करके क्या कर दिया, एनएसओ कर दिया. और अब ये एग्जिस्ट करता है किस नेम से, नेशनल सैंपल, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सॉरी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस नाम से. अब ये क्या है, ये एनएसओ जो है आज की डेट में एक नोडल एजेंसी है फॉर द प्लान डेवलपमेंट. नोडल एजेंसी फॉर planned development of what? Planned development of statistical service. स्टैटिस्टिकल सर्विस. स्टैटिस्टिक अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है. आप इसमें डेटा कलेक्शन से लेके, डेटा को प्रेजेंट करने से लेके, डेटा को एनालाइज करने तक का सारा काम करते हैं, राइट. डेटा को कलेक्ट करने से लेके, किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो डेटा कलेक्ट करने से लेके उसको प्रेजेंट करना, उसको एनालाइज करना, ये सारा काम आप इसके अंडर करते हो, राइट. और ये किसके अंदर जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये भी कई बार पूछ लेता है, तो याद रखना एनएसओ जो होता है, इट वेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करके इसे क्रिएट किया गया. और अब सॉरी सॉरी एनएसओ बना दिया गया है. सो एनएसओ क्या कर रहा है, एनएसओ मैंने बताया आपको मेजरली प्लान डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम को लेके काम कर रहा है. ये चीज आपको माइंड में रखनी है. इतनी नीचे मतलब बहुत अभी डिटेल में हम और फंक्शंस पे बात नहीं, देयर आर सर्टेन, अभी हम यहाँ पे यही चीज कंसीडर करके चलते हैं. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे क्या बात की गई है. हमारे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. एनएसओ का जिक्र आया था, तो हमने यहाँ पे ये चीज देखी है. चलिए फर्दर देखते हैं. ओके,
हमारा टॉपिक था कि एनएसओ ने फॉर्मली एक नेशनल रिलीज करा है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जिसमें ये ओवर द डिकेड एक तरीके से ओवर द डिकेड होने वाला पहला सर्वे है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, पहली बात तो ये सर्वे जो है वो 1950 से 1951 की बात करूं तो एनुअली कंडक्ट किया जाता था कि हर साल होगा। लेकिन 26th राउंड में जब इसका 26th राउंड चल रहा था एनुअली का, तो इसको बोला गया कि 5 ईयर फ्रीक्वेंसी पे कंडक्ट करेंगे, एनुअली नहीं करेंगे, 5 ईयर्स के गैप पे करेंगे। लेकिन 2017-18 में ये सर्वे डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि डेटा क्वालिटी को लेकर डाउट चल रहे थे, क्लैरिटी नहीं थी क्वालिटी को लेकर। तो उसके बाद ये जो है ये अब रिलीज किया गया है, राइट। ये इंफॉर्मेशन देता है कि जितने भी हाउस होल्ड है वो गुड्स एंड सर्विसेज में कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी गुड्स कितनी सर्विसेज को कंज्यूम कर रही हैं, इसके बारे में ये डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। वो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। कौन कंडक्ट करता है, बिल्कुल ये आ सकता है, तो एनएसओ कंडक्ट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंडर आता है, मैंने बताया स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। ये देखने में हेल्प करता है कि हाउस होल्ड का कंजम्पशन पैटर्न कितना है, कि वो लोग कितना खर्च करें। देखिए, जितना जो खर्च करेगा उतना उसकी परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर है मींस उसके पास इनकम है। तो इससे काफी सारी चीजें हमें पता चलती है कि उसका कंजम्पशन पैटर्न कितना है, लिविंग स्टैंडर्ड उन लोगों का कैसा है, कि वो बेसिक चीजें कंज्यूम कर पा रहे हैं नहीं, और ओवरऑल वेलबींग कैसी है। तो ये कुछ एक आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये कंजम्पशन पैटर्न, लिविंग स्टैंडर्ड देखना, तो वो हमें इससे पता चल जाती है, राइट। तो कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर हम इस डेटा के थ्रू पता लगा सकते हैं, जैसे कि जीडीपी, पॉवर्टी रेट एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये जो है ये मेजर करता है, सीपीआई की मैं बात करूं तो करता है कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हो रहे हैं। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हो रहे हैं, राइट। अगर एक गुड्स का है जिसमें बेसिक चीज, उसका फूड, उसका रेंट, जो बेसिक चीज होती है, तो उसके बेसिस पे आप करते हो। अच्छा, ये भी फैक्चुअल में अब पढ़ा जाता है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई। मैं इसको कोशिश करूंगी स्टैटिक में कंप्लीट कराऊं, करंट अफेयर में अभी हम नहीं जा रहे हैं उन चीजों पे, बट ये सीपीआई, डब्ल्यूपीआई ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग स्टैटिक में कवर जरूर करेंगे। चलिए, अब इसकी फाइंडिंग्स क्या है जल्दी देख लेते हैं। फाइंडिंग बिल्कुल ऐसे एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आएंगी। एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन, देखिए एक होती है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा जब हम इनकम बोलते हैं ना, तो हम देखते हैं आपकी कंट्री की टोटल इनकम कितनी है और डिवाइडेड बाय आपकी कंट्री में कितने लोग हैं टोटल, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर देते हो, तो पता चल जाता है कि एक पर्सन ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है। तो यहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन की बात है, तो यहाँ पे आप टोटल कंजम्पशन को डिवाइड कर सकते हैं पॉपुलेशन से, तो पता चल जाता है कि ऑन एन एवरेज वो पर्सन कितना कंज्यूम कर रहा है। तो ये हमने देखा कि ये बड़ा है। 1999 से 2000 तक अगर हम देखें आज के टाइम में, तो ये चीज जो है बड़ी है। द रूरल एमपीसीई एवरेज मंथली पर कैपिटा इनकम जो है वो ₹3773 है, लेकिन अर्बन में बात करें तो इट इज ₹6459। मतलब ऑन एन एवरेज मंथली पर कैपिटा इनकम इतना है रूरल एरियाज में, एंड अर्बन में इतना है, जो 71% ज्यादा है रूरल एरियाज से। अर्बन हाउस होल्ड जो है वो रूरल से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वेरी ऑब्वियसली एविडेंट है यहाँ पे। द रिचेस्ट 5% रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज में से भी कुछ 5% रिचर एरिया में आते हैं, वो स्पेंड करते हैं 8 टाइम्स मोर देन द पुअरेस्ट 5%, राइट। अगर मैं देखूं ये 5 जो है, ये रूरल एरिया जो है ये रिचेस्ट है, और लास्ट में ये लोग आ रहे हैं, और बीच में कोई कुछ और भी रूरल एरियाज आ रहे हैं, तो इनका अगर मैं एवरेज देखूं और इनका एवरेज देखूं, तो इनका एवरेज 8 टाइम्स ज्यादा है, ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस बात है, तभी तो रिच है, राइट। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि गैप जो है ना वो 10 टाइम से बढ़ रहा है। मतलब एक तरीके से जो रिच है वो और रिच होते जा रहे हैं, पुअर होते जा रहे हैं। तो ये जो गैप है, जो डिस्पैरिटीज है, वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ये चीज अब आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। हाईएस्ट एमपीसीई है सिक्किम, चंडीगढ़, यूटी। स्टेट में हाईएस्ट सिक्किम का है, यूटीज में चंडीगढ़ का है, लोएस्ट स्टेट में छत्तीसगढ़ का है, एंड यूटी में लद्दाख का है। तो आप इस तरीके से बना लीजिए, हाईएस्ट को डिवाइड कीजिए, हाईएस्ट में स्टेट एंड यूटी, तो स्टेट हो गया सिक्किम एंड यूटी हो गई चंडीगढ़, और इसी तरीके से लोएस्ट को चार्ट बनाइए और इस तरीके से लिखिए, क्योंकि ये की फैक्ट है जो याद रखना है, बाकी सब नहीं, बट ये चीज है, आप याद रखिए इसको थोड़ा सा। 9 स्टेट जिसमें यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल जाते हैं, इनमें जो है एमपीसीई नेशनल एवरेज से कम है। और एग्रीकल्चर जो हाउस होल्ड है, जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, उनकी जो एमपीसीई है वो ₹3702 है, जो रूरल एवरेज से थोड़ी सी कम है।
राइट। तो अब ये सारे फैक्ट्स डायरेक्टली डेटा नहीं याद करना है, डरो मत, ये बस मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखी गई चीजें हैं। मेजर चीजें देखो जो मैंने एनएसएसओ सीएसओ के बारे में बताया, हाईएस्ट लोएस्ट ये चीज आप देख लो एक बार, राइट। सीपीआई देख लिया हमने, अभी समझ में नहीं आया वो कुछ स्टूडेंट को, अगर नहीं पहले से करा है तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई अलग से देखेंगे, राइट। एक्सपेंडिचर ऑन फूड जो है वो डिक्लाइन हो रहा है और नॉन फूड आइटम्स पे खर्चा जो है वो बढ़ रहा है, ये देखने को हमें मिला। नॉलेज नगेट में यहाँ पे एक बॉक्स में आपको सीएसओ और एनएसएसओ ये बताया है कि इसको मर्ज करके हमने एनएसओ बना दिया था, और एनएसओ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज के लिए। ये जो मर्जर हुआ 2019 में हुआ इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि हम स्टैटिस्टिकल सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ा सके। ये करता क्या है, ये मेन फंक्शन मैं बता चुकी हूँ, डेटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, उसको प्रेजेंट करता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है, मतलब जो काम पहले एनएसएसओ सीएसओ कर रहे थे सीएसओ, अब मिला के वो सारे काम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनएसओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हुए होंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनकेस कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का इसके रिगार्डिंग, स्टैटिक के रिगार्डिंग, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द फर्दर टॉपिक दैट इज डिमांड फॉर लीगल गारंटी ऑन एमएसपी। इसमें हम देखेंगे एमएसपी होता क्या है, यहाँ पे मेंशन है किस किस क्रॉप पे प्रोवाइड कराया जाता है, एंड ये क्यों न्यूज में था। इस सब चीजों की हम अगली क्लास में फर्दर कुछ टॉपिक्स पे और बात करेंगे। So that's all for this video. Thank you everyone. See you in the next video with the further topics.